हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट का ईवीएस का पेपर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और पेपर जल्दी से जल्दी होने की संभावना भी है। तो हमें किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसके प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे क्या हो जाता है, और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमें पुराने पेपर ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। इससे ये हो जाता है कि हमें क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है और किस टॉपिक को हमें पढ़ने की ज़्यादा संभावना, मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहिए हमें किस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। निधि मतलब उसका धन। शिक्षक का धन क्या होता है? उसकी सेवा या उसका वेतन, उसका गर्व या छात्रों का विश्वास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो सेवा तो उसका काम है। वेतन उसकी बहुमूल्य निधि कैसे कहलाई जा सकती है? गर्व, उसको घमंड या अपने ऊपर गर्व हो, ये भी उसकी बहुमूल्य निधि नहीं है। लेकिन उसका सबसे अच्छा धन होता है छात्रों का विश्वास। अगर एक टीचर अच्छी तरह से पढ़ाता है, किसी टॉपिक को अच्छे से समझाता है, बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो नए नए तरीके अपनाता है, तो इससे वो बच्चों का, छात्रों का विश्वास जीत लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। वेतन कभी मत लगा देना। वेतन मतलब होता तो निधि मतलब धन, धन मतलब वेतन होता है, लेकिन यहाँ पे वेतन से इसका संबंध नहीं है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का क्या होता है? शिक्षक का छात्रों का विश्वास जीतना सबसे ज़्यादा अमूल्य होता है। सवाल है यहाँ पर, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। कोई परिकल्पना को अगर बार बार टेस्ट किया जाता है तो वह गलत नहीं ठहराई जा सकती है। अगर वो बार बार करने पर भी गलत नहीं ठहराई जाती है तो वह क्या बन जाती है? सिद्धांत बन जाती है, कानून बन जाती है, खोज या मूल संकल्पना। तो क्या बन जाती है? वो एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त मतलब सबसे अच्छी शिक्षण विधि मतलब पढ़ाने का तरीका कौन सा है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। विचार गोष्ठी मतलब बच्चों को विचारों के माध्यम से उनके विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए बोलना, तो एवं श्रुतलेख नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तो ये भी नहीं होगा। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख, व्याख्यान भी नहीं होगा, व्याख्यान एवं श्रुतलेख भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, मतलब विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी हमने बताई, बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपने एक दूसरे से अपनी बातों को आदान प्रदान कर सकें और किसी भी टॉपिक पर विचार कर सकें। और एवं कार्य योजना में क्या आ जाता है? बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनसे कोई प्रोजेक्ट करवाया जाता है, तो उनमें एक तो इंटरेस्ट बढ़ता है और उसमें क्या होता है, वो किसी भी काम को करके ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और अगले सवाल पे चलते हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि ये पेपर यूपी टेट का है, लेकिन इसमें भी सी टेट के क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस है, सिलेबस में वो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है पॉइंट वाइज क्वेश्चन ही बनाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले सवाल पे सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मेथेन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो वातावरण एवं जलवायु और में परिवर्तन और भूमंडल ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण जो होता है, भूमंडल में जो गर्मी होती है उसी के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यहाँ पे नहीं लिखी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पाई जाती है। और वाष्प और ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैसों में आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें वाष्प भी होती है, वाष्प ओजोन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन गैसों का क्या होता है? इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों जैसे कि फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है।
हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे देखना है हमें, जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है और 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर जो होता है वो हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापने की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है। और हमारे कानों के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि सही होती है, तो हमें 25 से 30 डेसिबल तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है। जबकि 80 और 80 से ऊपर 120 तक मतलब जो भी होती है वो सभी हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। किसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लेपीज, यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, हिमानी के द्वारा कौन सी आकृति का निर्माण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जब जल का मिट्टी का अपरदन होता है तो और यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, किससे, हिमानी के द्वारा, हिम नदों के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। और वी आकार की घाटी कब बनती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, युवा नदियों के द्वारा, युवा नदियों के द्वारा होता है। तो लिखना है आपको, वी आकार की घाटी बनती है। और जब हिमानी की बात आ जाती है, जब हिमानी की बात आ जाए तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बात बता दें आपको कि कौन सी नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये इन सभी का एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो, 2 अलग अलग वीडियो शॉर्ट्स में पड़े होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर उन शॉर्ट्स वीडियो को देख लें। और वहाँ पर और भी ट्रिक की वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम को सॉल्व करने में, मतलब एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप उन शॉर्ट वीडियो को देख लें, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक दी गई हैं। और वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली ट्रिक भी दी गई है। जैसे कि हमारा भारत का नक्शा होता है, तो यहाँ पे ये नीचे श्रीलंका है, इसके नीचे कोने के नीचे, और इधर है गुजरात और राजस्थान, और यहाँ पर छोटे छोटे राज्य असम, मेघालय, झारखंड, मिजोरम वगैरह ये सभी दिए हुए हैं। तो इधर वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला हिस्सा होता है वो बंगाल की खाड़ी होता है और इधर वाला जो हिस्सा होता है वो अरब सागर होता है। यहाँ पे जो पानी का हिस्सा होता है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे जो होता है वो अरब सागर होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, मतलब ये ताप्ती दी हुई है, ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा है वो भी अरब सागर में गिरती है। सिंधु है वो भी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें। तो जो बी है, ऑप्शन नंबर बी है, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके साथ साथ कौन कौन सी गिरती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना, चैनल पे जाकर शॉर्ट वीडियो को। वहाँ पे आपको बहुत सारी नदियाँ एक ही ट्रिक में, एक ही सेंटेंस में याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से एक सवाल दिया गया है और ये सवाल भी देखो सीटेट के एग्ज़ाम की तरह दे दिया गया है। यहाँ पर हमें पढ़ना है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए, राकेश टीचर का नाम है, बच्चे का नाम है, पर्यावरण शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब टाइम पे काम करके नहीं देता है। तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, उसको इसकी इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा काम क्या करना होगा टीचर को, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना। तो उससे क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसके खेलने पर रोक लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। उस पर कोई हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अगर प्रतिबंध वाला कोई ऑप्शन आ जाए बच्चे पर प्रतिबंध लगाने का, तो वो हमेशा गलत होगा। अगर नहीं कि उसमें आ जाए तो आपको देख लेना है कि सही है या गलत है। वो बाकी चीज़ें
उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। माता पिता को लिखित जानकारी तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति को सुधार नहीं सकते। यहाँ पे उपाय पूछ रहा है, ना कि कुछ और पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक टीचर के नाते हमें क्या करना होगा, उसकी अनियमितताओं की कारणों की जानकारी, मतलब वो ऐसा क्यों करता है, वो काम को टाइम पर क्यों नहीं करके दिखाता है, इस चीज़ को हम उससे पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे और फिर उसको आइडिया देंगे, मतलब मार्गदर्शन देंगे, उसको आइडिया देंगे कि उसको क्या करना चाहिए ताकि वो अपना काम टाइम पर करके दिखा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो अगले सवाल पे सवाल दिया गया है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? कहाँ? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। राज्य दे रखा है, ये राज्य न दे रखा हो तो कुछ और आंसर होता। यहाँ पे राज्य दे रखा है, तो कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा शहर झीलों का शहर है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी किस में है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है वो पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूरब के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया एवं मध्य पूर्व की स्थित है। इसका लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर भाग है, क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। लाल सागर क्या है? लाल सागर जो है अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है, उसे बोला जाता है लाल सागर। लेकिन यहाँ पे पूछा है यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग करता है। जैसे कि पृथ्वी का नक्शा होता है, जैसे यहाँ पे गोल गोल होता है, तो यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अफ्रीका का नक्शा है, और यहाँ पर है यूरोप और यहाँ है एशिया और यहाँ है यूरोप। तो यहाँ पे इसको जो अलग करता है वो कौन करता है? भूमध्य सागर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले सवाल पे सवाल दिया गया है यहाँ पर, ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन से संबंधित और भी बातें आप ध्यान से सुन लें। क्या होता है? 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को यूएनओ ने इसको ओजोन दिवस के रूप में घोषित कर दिया था, और इसी दिन क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अभी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित होता है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और ओजोन गैसें अभी हमने बताई थी इसी वीडियो में, पिछली थोड़ी देर पहले हमने बताई थी। तो यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी पूछ रहा है, कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर उत्पादक लिखा हो तो वहाँ क्या आ जाता है? वहाँ हरे पौधे आते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है शाकाहारी कौन होता है, तो पौधे मत लगा देना, क्योंकि पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन शाकाहारी कौन होगा? जो उनको खाएगा। और कौन खाता है पौधों को? शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे कि इसमें कौन आ जाएगा? बकरी है, बकरी है, गाय है, तो ये किस में आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा शाकाहारी कौन होते हैं खाद्य श्रृंखला में? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो नाम नहीं दे रखा है, इसमें पहचानना है। और जहाँ उत्पादक लिखा हो तो वहाँ पर हमेशा उत्पादक क्या होता है? उत्पादक हमेशा पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे कि कौन आ जाएगा इसमें?
तो द्वितीय उपभोक्ता में सांप आ जाता है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। और यहाँ पे बचता है अपघटनकर्ता, तो अपघटनकर्ता में कौन आ जाते हैं, जो अपघटित हुए जीवों को खाते हैं, मृतोपजीवी कहा जाता है इनको। और कवक और जीवाणु ये इसमें सभी आ जाते हैं अपघटनकर्ता में। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? किससे कम प्रदूषण होता है? कौन सा यूज करने से न्यूनतम प्रदूषण होता है? डीजल से, पेट्रोल से, हाइड्रोजन से या कोयला से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हाइड्रोजन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं वो गैसें इनमें ज़्यादा होती हैं, डीजल में, पेट्रोल में और कोयले में, और ये पूरे वातावरण को प्रदूषित करने में ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में या ब्राज़ील में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो जो पांडा है, दैत्याकार पांडा है, वो चीन में पाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको संकटग्रस्त जंतु कहा जाता है। संकटग्रस्त, इसको संरक्षित प्रजातियों में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये विश्व युद्ध के दौरान की बात है। सॉरी, ये विश्व युद्ध के दौरान की बात नहीं है, वो था क्या, अभी एक मिनट बताते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वो बात थी विश्व युद्ध के दौरान की। बट यहाँ पे क्या है, भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही है। भोपाल में क्या था, एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और जिसमें एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, उसका रिसाव होने लगा था, जिससे वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई थी और बहुत से लोगों की आंखें चली गई थी। जहरीली गैस थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है किस देश में? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो गर्मियों में जब मनाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, गिर वन्यजीव अभयारण्य ये कौन से राज्य में है? तो ये है गिर से, आप याद रखना, गिर से है गुजरात। गुजरात राज्य में गिर वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कौन से जीव के लिए है? तो ये है शेर के लिए। किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो जो वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कैक्टस पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अब ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मतलब हरा, और हरे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सड़कों पे, रोडों पे साइड में जो पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, ताकि बस्तियों तक ध्वनि न जाए और जो ध्वनि प्रदूषण को ये बस्तियों तक जाने से रोक सकें, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं ध्वनियों को, तो जब ध्वनि फिल्टर होकर जाएगी बस्ती तक तो वो कम तरह से पहुँच पाएगी, इसलिए पौधे लगाए जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसी प्रक्रिया को ग्रीन मफलर कहा जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं।
यहाँ पर भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है, सूर्य होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर टाइटन किस का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है यहाँ पर वरुण, बुध, शनि, शुक्र। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। टाइटन जो है वो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। तो और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। जट्रोफा होती है वो बायोडीजल की फसल होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या 1996? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में हुआ था। और इसमें क्या था, एक और है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण सम्मेलन जो है, प्रथम जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन है। और कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन आ जाए, वो भी पहले तो ऐसे पूछ लेगा ये स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो वो पर्यावरण से संबंधित है। और कब हुआ था ये? तो 1972 में हुआ था। और भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया वो 1986 में पास किया गया था। और ये एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है, जिसमें क्या है 26 धाराएं हैं और 4 अध्यायों में इसको बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1986 को। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर भूमंडलीय तापन की बात हो रही है। तापन मतलब गर्म, और गर्मी कौन सी गैस देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण जो होती है तापन होता है, भूमंडलीय तापन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना प्रदेश में, सवाना बायोम में? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ये कहाँ होते हैं? ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा पर होते हैं। और यहाँ भूमध्य रेखा पर जो वन होते हैं वहाँ पर मतलब डेली बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो लावा के द्वारा होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर समताप मंडल हो जाएगा ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें होती है समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, और जो कि पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। सवाल है यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल के तापमान? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो जल की गुणवत्ता के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, और इसको GAP के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब लाया गया था? तो ये 1985 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। अब हमारा अगला सवाल और लास्ट सवाल है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर कीटनाशक के लिए नाम से कौन सा होता है, कीटनाशक का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नीम जो होता है वो एक कीटनाशक उत्पादक है और कीटों को मारने के लिए इसका काम किया जाता है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है,
घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं तो नीम पीस कर लगाया जाता है, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और बाकी बहुत सारी औषधियों में भी नीम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही।